गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का आज जो 4 फॉर्म है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जिनका भी छूट गया है तो वो आज हम रिपीट करेंगे, वो आप कवर कर सकते हैं। जिनको भी अंग्रेज़ी सीखने की चाहत है और जिनको ये ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी सीखना ही है, क्योंकि इंटर के एग्ज़ाम में इंग्लिश जो वो कंपलसरी होता है और दिन प्रतिदिन क्या है कि इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग इतनी लापरवाही नहीं कर सकते हैं अंग्रेज़ी को लेकर के, क्योंकि आपको आगे अगर करियर बनाना है, कोई कंपटीशन का भी एग्ज़ाम निकालना है, तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो जिनको भी अंग्रेज़ी सीखना है तो आप इतना लिख लो कि अगर आप क्लास कर लोगे मेरा तो अंग्रेज़ी 100% सीख ही जाओगे। अब क्या है कि धीरे धीरे क्लास को और थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से लेने की कोशिश करूँगा। तो जिनको अंग्रेज़ी की ज़रूरत है वो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द हमारा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो 4 फॉर्म है तो वो मैं आज चारों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बोला भी था कि क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस 4 फॉर्म ख़त्म हो गया है ना। बनाए हो, जितना प्रैक्टिस कर रहे हो तो उतना बेहतर कर रहे हो आप, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अंग्रेजी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न। बिना प्रैक्टिस के आप सीख ही नहीं सकते हो। अब सपोज बताओ कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। एक लड़का जो जन्म लेता है, आप एक बात बताओ, क्या वो अपने माँ के कोख से वो भाषा सीख के आता है क्या? नहीं सीखता है। अच्छा एक बात बताइए कि कोई जन्म लेने के बाद कितना दिनों के बाद कोई भाषा बोलना सीख जाता है? 1 साल? कितना? 1 साल सर? 2 साल? 2 साल के अंदर में सीख जाता है। क्या 2 साल में वो अच्छा खासा हिंदी बोलने लगता है? अब एक बात बताइए, क्या 2 साल में क्या वो स्पेशल क्लास लेता है क्या? नहीं लेता है कि नहीं? क्या उसे कोई क्लास मिलती है? क्या वो कोई ट्यूशन करता है? कहीं स्कूल जाता है? नहीं जाता है। फिर भी वो अच्छा खासा हिंदी बोल लेता है। वजह क्या है? वजह ये क्या वो लिखना जानता है? नहीं लिखना जानता है। अच्छा बताओ, वो लिखना भी नहीं जानता है और फिर वो अच्छा खासा हिंदी बोल लेता है। कैसे संभव है भाई? प्रैक्टिस से, समझ रहे हैं ना। प्रैक्टिस तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए बुआ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा आप भाषा को सुनोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे। हमेशा कोशिश करो अंग्रेजी का लेक्चर सुनो, अंग्रेजी का स्पीच सुनो। जितनी दफ़ा सुनोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी बार आपकी जो है ना वो सीखने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद बोलने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। अरे बहुत ही आसान है अंग्रेजी सीखना और बोलना, समझ रहे ना। मैं तो बता ही रहा हूँ ना कि मैं इस गंदे माहौल में भी मैं कैसे सीख गया। अगर मुझे अच्छा खासा माहौल मिले, अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो और मेरा बेहतर हो सकता है। तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। कुछ नहीं है, बहुआ है, सब सिर्फ हवा बना दिया अंग्रेजी को, समझ रहे हैं ना, जबकि है कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए ना, अच्छा आप लोग में से कोई बताइएगा, हिंदी टफ है या अंग्रेजी टफ है? कुंदन सर, हिंदी टफ है या अंग्रेजी टफ है? वैसे अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से क्या टफ है? कैसे? बउआ ये स्वाभाविक बात है कि हिंदी ज़्यादा टफ है। आप पूछो कैसे? क्योंकि हिंदी अगर वर्णमाला पढ़िएगा तो आपको 44 पढ़ना पड़ेगा और इसमें मात्र 26 ही पढ़ना पड़ता है। तो जो 26 बन के बना हो और जो 44 बन के बना हो, मिल के बना हो, तो स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा टफ होगा हिंदी। फिर भी इतना समझिए ना कि 2 गुना ज़्यादा टफ है हिंदी। अरे अच्छा ये तो वो वाली बात हो गई। अच्छा इसी को बोलते हैं जुगाड़ू लाल, समझ रहे हैं। मेरे इधर का लड़का सब इतना कार्टून, इतना बदमाश कि समझिए कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, समझ रहे हैं, और इसको बोलते दिमाग। क्या दिमाग? अरे मतलब समझिए कि जो मूर्ख होता है उसमें भी क्या गजब का दिमाग होता है, क्या कॉमन सेंस होता है। अरे गजब दिमाग है। अब सुनिए, देखिए, हो तो खाली लड़का जो है ना थोड़ा सा खाली लिखना जानता था। हुआ क्या कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे
और उस जगह पे हम लोग के टोली में बहुत अच्छा खासा सीनियर सब लड़का बैठा हुआ था, जिसमें एगो जो था वो एगो जुआरी बैठा हुआ था हम लोग के बीच में। तो हम लोग बैटिंग कर रहे थे, तो एक लड़का मेरे इधर का नाम होगा इरफान, जानते हैं आप। तो जब तक बैटिंग करे तो उसको बोरिंग हो रहा था, उसको खेलना था जुआ, समझ रहे ना। तो एगो लड़का को चिट्ठी लिख करके भेजता है उसको सबके बीच में, अब बोल नहीं सकता है, तो चिट्ठी लिख के भेजता है कि जो उसको दे के आओ। अब वो गया देने के लिए, अब चुपचाप खोल करके पढ़ता है, तो कहता है कि कल बड़े खेलवी। अब बताओ, हम लोग को पता ही नहीं चला, अब बोलता है कल बड़े खेलवी, उसका तो उठ के चला गया खेलने के लिए। इसी को बोलते हैं जुगाड़ू लाल। अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, गोलू देख रहे हैं, इशारे से मेरा पूरा लाइट ऑन करवा दिया, कुछ बोला भी नहीं है, लिख करके बोलता है सभी लाइट ऑन कीजिए। क्या दिमाग है, इतने तेजस्वी लोग हैं। गजब, क्या गजब का दिमाग लगाते हैं भाई। चलिए, तो जिनको भाई टेंस छूट गया, हाँ तो मैं बता रहा था कि बहुत ही आसान है। आप समझ गए ना कि कितना आसान है अंग्रेजी। एक तो हिंदी से भी आसान अंग्रेजी ही है। इसके अलावा किस तरह से एक बच्चा सीख जाता है बिना लिखे हुए, जबकि कोई कभी ट्यूशन नहीं करता है, कभी कहीं स्कूल नहीं जाता है, फिर भी एक लड़का जो 1 साल का, जिस सही से बोलना नहीं आता, वो हिंदी सीख जाता है 1 साल में, है कि नहीं। और आप लोग देते ना तेजस्वी हो। है कि नहीं। उसके बावजूद भी कहते हो कि हमें अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता है, एकदम गधेड़ा है, सीखना ही नहीं चाहते हो। हम तो किसी को भी अंग्रेजी सिखा दे, सीखने की चाहत तो हो, समझ रहे ना। आप अगर ठान लो कि हमें सीखना है, तो मैं ठान लेता हूँ मुझे सिखा देना है, और मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, पर आप चाहो तो सही। क्योंकि अब जो है धीरे धीरे क्लास और बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि मैं बिना जाने ही जो है ना अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। जबकि एक पढ़ाने का सही तरीका ये होता है, सबसे पहले स्टूडेंट का लेवल चेक किया जाता है कि आप वो किस लेवल का है, और उसके लेवल के हिसाब से क्लास का स्पीड को रखना चाहिए। मैं क्या हूँ कि मैं थोड़ा सा सीनियर स्टूडेंट समझ के मैं लेवल थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, क्लास को जो फास्ट चलाने लगता हूँ। यही वजह होती है कि आप लोगों को समस्या होती है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग का लेवल जो वो थोड़ा सा भी बहुत लो लेवल, बहुत थोड़ा कम सोचते हो आप लोग। और अंग्रेजी जो है मुझे एकदम बेसिक से पढ़ाने की ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल से पढ़ाने की ज़रूरत है आप लोग के हिसाब से। मैं कभी कभी गोलू को लेके चल लेता हूँ, कभी वीरेंद्र सादा उसको लेके चल लेता हूँ, तो मुझे उन लोगों को लेके नहीं चलना है, मुझे आप लोग को लेके चलना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बहुत लो लेवल से पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए, टेंस में हमने पढ़ा था, बुआ 4 फॉर्म पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है बुआ, बताएंगे आप लोग? इतना जानते हैं? ओके, वेरी गुड। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इतना अगर समझ जाएंगे कि जिसके अंत में ता है, ते है, ती है अगर लगा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वो वाक्य है तो उसे बनाने के लिए कौन सा रूल अपनाते हैं? क्या रूल याद है? बताइएगा रूल। वेरी गुड, सब्जेक्ट प्लस V1। चलिए एक बार इसको लिख भी देते हैं। तो जो भाई साहब अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको 100 सेंटेंस दे दिया जाए और पता करना है कि ये किस टेंस का है, मैं कैसे बनाऊँ इसे। अच्छा, मैं कुछ और उठा के ले आया था, तो देखिए मेरा दिमाग कहीं और रहता है, वो तो आपको मालूम ही है अच्छी तरीक़ा से। तो जिनको अगर यूट्यूब पे जो भी क्लास देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि 100 सेंटेंस दे दे, कुछ भी दे दे, अगर आपको सिर्फ पहचानना है कि मैं इसे कैसे बनाऊँ। एग्जाम में आ जाएगा 10 सेंटेंस, 10 ट्रांसलेशन या 7 ट्रांसलेशन आता है, जिसे आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहला, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले सबसे पहला तरीका होता है, बनाने का जो सही तरीका होता है, वो सबसे पहले उसे पहचानना पड़ता है कि ये है किस फॉर्म का, है कि नहीं। अगर उसे आप पहचान लिए, उसके बाद फिर वो रूल लागू कर दीजिए। अगर आपने पहचान लिया तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक पहचान होती है भाई साहब कि उसके अंत में ता है, ते है, ती है लगा होता है। और ये चीज़ अगर दिख गया तो एकदम आप दिमाग में बैठा लो कि उस सेंटेंस को हम ये रूल के तहत उसको बनाएंगे, उसके लिए ये रूल लागू होगा। तो पहले हम पहचान लिखना था, हम पहचान अब लिख देते हैं यहाँ पे। पहचान से वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में ता है, ते है,
सेंटेंस के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में, ठीक है। तो अब सेंटेंस में देखने जाएंगे तो अंग्रेजी वाला सेंटेंस में ताहतीय मिलेगा ही नहीं, समझे। हमको तो वाक्य देखना है, हिंदी में ही ना ताहतीय लगेगा। तो उसमें तो मिलेगा ही नहीं, उसमें तो फुल स्टॉप मिलेगा भाई। तो किसी सेंटेंस वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है लगा हो, अब उसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो भाई साहब सीधा ये रूल अपना लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब अगर ये रूल अपना लेते हैं तो दिक्कत ये है कि अब हमें सब्जेक्ट अगर आप लोगों को पहचानने आता हो, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल ये है कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ या अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब इस तरह का सेंटेंस जैसे ही आ जाएगा, आपको कहेगा बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि पहले एकदम ढूंढने लगिए कि ये सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं ऐसा नहीं, पहले इसे पहचान लीजिए। तो आपने पहचान लिया यहाँ से कि इसके अंत में ता हूँ लगा हुआ है। अब जब ये पहचान में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए सीधा इस रूल को फॉलो करेंगे। अब हमें यहाँ पर सवाल उठाना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जिसको मालूम है, सब्जेक्ट हमारा इसमें मैं है। अब सब्जेक्ट होता क्या है, जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, समझ रहे हैं ना। जो कोई ना कोई काम करता है, चाहे वो काम मानसिक हो सकता है या शारीरिक हो सकता है, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ये कुर्सी उठा करके मैंने यहाँ रखा, तो ये भी एक काम हुआ है कि नहीं। ये काम हुआ कि ये कुर्सी पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, ये शारीरिक काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यहाँ भी काम हो रहा है, शारीरिक ही काम हो रहा है, क्योंकि मेरा जो माउथ है, जो मेरा जुबान है, ये अपना वर्क कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अब मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने में हो सकता है कोई बोल के भी पढ़ता है, कोई चुपचाप भी पढ़ता है, तो वहाँ से मानसिक काम होते रहता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन काम जरूर होता है। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि जब आपके शरीर का कोई भी जो ऑर्गन है, चाहे वो आँख, नाक, कान, मुंह, जो भी त्वचा कुछ भी हो, अगर उसमें अगर वर्क करता है तो समझ लीजिए कि वो काम हो रहा है, समझ रहे हैं। जैसे मैं हंस रहा हूँ तो आपको कहेगा अरे भाई कोई हंसना कोई काम हुआ क्या है। कुछ लोग ये समझ लेते, कुछ स्टूडेंट ये समझ लेते काम का मतलब होता है कि किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाना, यही काम समझते हैं। जैसे ये यहाँ था, वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो वस्तु के स्थान में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन को ही काम समझते हैं। जैसे कि अब मैं इसको एकदम धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, अब ये यहीं पे हुआ तो कोई कहे काम हुआ गधा, काम हुआ ही नहीं। अब ये घसका के यहाँ लगे तब बोला कि हाँ काम हुआ है। हो सकता है कि इसको धक्का तोड़ दिए तो टूट गया तो बोलेगा हाँ काम हुआ है। तो लोग इसको काम समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका बॉडी का अगर कोई भी पार्ट अगर वर्क कर रहा है, उसमें हरकत हो रही है, तो समझ लो कि वो काम हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं देख रहा हूँ, आपको दिखना भाई कौन काम है भाई, मेरी आँख तो काम कर रही है। हाँ, आपको ये किसी लड़की को एकदम देख रहा है, ये मज़े में देख रहा है, हाँ आँख मार रहा है। आप कोई लड़का किसी लड़की के पीछे एकदम पड़ा हुआ है, एकदम टक लगा के, उसका आँख ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे कि ये रहता है कि अगर वो हमारा नज़र पर पड़ी, अगर उसका नज़र अगर हमारी नज़र से मिला तो समझो काम बन गया। तब कोई कहेगा कि काम हो रहा है भाई, पर काम वो भी हो रहा है, समझ रहे ना, काम वो भी हो रहा है। तो इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, समझ रहे ना। कोई किसी को टकटकी लगा के देखता है, कोई प्यार भरी नज़रों से देखता है, कोई गुस्सा भरी नज़रों से देखता है, ये सभी वर्ब है, समझे। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, ये सभी वर्ब है, समझ गए। तो अब हो गया यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो अब काम किसके द्वारा हो रहा है भाई, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं बोलता हूँ, है कि नहीं। तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट, मैं कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब बात ये कि मैं तो कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, हाँ मैं बोल तो कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो मेरा माउथ जो वो वर्क कर रहा है ना, दैट मीन्स बोलना क्या हो गया, बोलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब क्या है भाई, वर्क को ही तो वर्ब कहते हैं, है कि नहीं, काम होना चाहिए, वर्ब। अब जो बच गया वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको सब्जेक्ट पहचान में आ गया, वर्ब पहचान में आ गया, ऑब्जेक्ट पहचान में आ गया। अब बाकी सब कुछ हो गया है, तो समझ लो, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा अब समझ लो
कि अब अगर ये तीन को चीज़ पहचान लिए तो भाई साहब दुनिया की कितना बड़ा सेंटेंस हो, कोई भी हो, दुनिया की किसी तरह का सेंटेंस हो, अब वो आसान हो जाता है, आप आराम से बना लेते हो क्योंकि बहुत आसान है भाई। अब नहीं तो मैं टीचर ना आप टीचर। टीचर कौन? टीचर अब है ये भाई साहब, ठीक है। अब ये मेरा भी बाप निकला क्योंकि अब यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। अब काम कौन करेगा? ये। तो अब समझ लो कि मुझे भी कुछ नहीं आता है, अब मैं किसका स्टूडेंट? इसका स्टूडेंट। अब ये जो कहेगा मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई मूर्ख को भी लाके वो यहाँ पे खड़ा कर दे, बोलेंगे भाई साहब ये जैसा जैसा कर रहा है यहाँ से चुन के लिख दो। अब देखो ये जो कहेगा वो हम चुन के लिख देते हैं। ये क्या कह रहा है? पहले सब्जेक्ट से चुन के लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है? तो लिख दे आई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ये जो कर रहा है वो कर रहा है। अब कहता है V1 या V5, ये दोनों में से कोई एक लिखना है। अब इसका पंगा आप लोग को मैंने पहले समझा चुका है कि V1 कहाँ लगेगा, V5 का कहाँ लगेगा। ये मैं प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ। यहाँ अगर पास कर लिए V1 और V5 में तो पूरा टेंस में कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे ना? जिसको अगर V1 और V5 में समस्या है वो पूरे टेंस में फंसेगा, और जिसको अगर इसमें समस्या नहीं है तो वो पूरा टेंस में कहीं नहीं फंसेगा। समझ रहे ना? तो अब V1 लग चला। ये तो वो बात हो गई ना कि पूरा रामायण खत्म हो गया, रावण किसका बाप था पता ही नहीं चला। एकदम गधा है तू। चलो हाँ, तो गधा कहीं चुप। हम अभी बता रहे थे कि V1 और V5 कहाँ लगेगा। ये कर रहा है सर, एक बात पूछे, V1 V5 कहाँ लगता है? अरे लोल कहीं का। सब्जेक्ट में मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट में मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन क्या होता है? यमुना का एकदम दिमाग काम नहीं करता है। लगता है काम, लगता है कहाँ रहा? चिमनी पर रखता है। ताड़ी पी के दिमाग भकुआल रहता है। सेकंड पर्सन अमन, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में आपको आ जाएगा ही, सी, इट, दे, एगो कथी रे, दे, और एक नाम और दो नाम सब आएगा। एक और दो नाम। तो बात ये है कि हमको थर्ड पर्सन में चुनना है, लेकिन थर्ड पर्सन अब दो भाग में बढ़ जाता है। समझ रहे बउआ? थर्ड पर्सन में एगो हो जाता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या? जिससे एक का बोध हो। और प्लूरल मतलब क्या? जिससे एक से अधिक का बोध हो। समझ रहे ना? तो अगर मैं ये बोलूँ सीता आज नहीं आई, तो सीता में मैंने इसमें कितने नाम का जिक्र किया है? एक नाम का। तो एक नाम किस में आएगा? सिंगुलर में या प्लूरल में? सिंगुलर में। तो एक नाम आ गया सिंगुलर में, एक नाम, एक नाम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि वह बहुत अच्छा खेलता है, तो मैं कितने लड़का का जिक्र कर रहा हूँ? वह बहुत अच्छा खेलता है, मैं कितने लोगों का जिक्र कर रहा हूँ? कन्फर्म बोल ना, एक ही ना होगा और एक होगा, दोनों में अंतर है ना? एक ही ना। तो इसका मतलब जब एक हो रहा है तो ही किस में आ जाएगा? सिंगुलर में। वह बहुत सुंदर लड़की है, कितने लड़की का जिक्र वो कर रहे हैं हम? तो सी किस में आ जाएगा? सिंगुलर में, ठीक है। और बाकी वे लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, कितने लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं? तो दो, मतलब दे जो हो जाएगा वो प्लूरल में हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो V5 का इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ इनके साथ करेंगे। समझे? समझ रहे ना? तो सब V1। तो अब देखिए रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट कहता है तो हमने यहाँ से चुन के आई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। V1 और V5 में से हमको एक लिखना है, तो यहाँ पे वर्ब है बोलना, स्पीक। अब स्पीक होगा या स्पीक्स होगा? स्पीक या V1 या V5? वेरी गुड, V1। तो अकॉर्डिंग टू आई हम क्या लिख सकते हैं? V1। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक। और उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बुआ? इंग्लिश। वेरी गुड। ये था हमारा पहला फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ें? ओके। तो
तो आज एकदम इसको एकदम रट लो, जुबान पे एकदम प्रैक्टिस कर लो इतना कि अगर सपना भी देखो तो सपना में भी बोलो कि आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, समझ रहे ना। धोखा से अगर सपना भी देख लो तो ऐसा नहीं कि सपना में किसी लड़की के ख्वाब में एकदम देख रहे हैं एक लड़की हमारा पर एकदम नैन मटका कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सपना में भी अंग्रेजी बोलो, ऐसा सपना देखो। हाँ, अरे बाप रे बाप, जीनियस। तो ये इसको क्या बोलते हैं बाबा, इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? ओके, जब तक आप लोग नहीं सीखोगे मज़ा नहीं आएगा, सीखोगे तभी मज़ा आएगा। हाँ, एकदम गधेड़ा सब है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सीख गया वो समझ लो WH और इंट्रोगेटिव सब सीख जाएगा। जो नेगेटिव सीख गया वो WH भी सीख जाएगा, इंट्रोगेटिव भी सीख जाएगा। समझ रहे ना, तो चारों फॉर्म उसके लिए आसान हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने जिसमें नहीं लगा होगा, तो अब समस्या ये होती है कि जब यही एक ऐसा फॉर्म है कि अफर्मेटिव में रहता है कुछ और नेगेटिव होते ही यहाँ से दो चीज़ और उठ के आ जाता है। समझ रहे ना, बाकी और किसी रूल में नहीं आता है, बस सिर्फ एक मिलेगा तो आपको सिंपल पास्ट में। तो इसमें देखिए, इसका नेगेटिव रूल होता है आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, कहता है सर इसमें डू डज था ही नहीं, है डू डज कहाँ से आ गया। ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? V5 नहीं होता है। V5 क्यों नहीं होता है गोलू? इसमें V5 क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो V5 में S लगाते थे वो SES जो है डू में लग के ये हो गया है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में डबल V5 यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी ये V5 का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखिए, अगर बात माने तो ये हो गया हमारा V1 और ये क्या हो गया V5। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है कि V5 का इस्तेमाल किसके किसके साथ करते हैं, तो इसके हिसाब से डज का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे। वाह रे प्रभात, एकदम मज़ा आ गया, होशियार बच्चा है। तो अब देखिए, चलिए उसी को नेगेटिव बनाते हैं। उसमें लिखे थे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसमें लिख देता हूँ मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आप तक गधा तू लोग का एकदम अच्छा, इतना अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है कि आप अच्छा से अंग्रेजी बोल सकता है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो लोगों को हम ना 11th में इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ा देंगे, 12th में दिखते नहीं होगा। अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। हाँ, तो चलिए, अब सब्जेक्ट सबको मालूम है, तो अब रूल को फॉलो करते हैं। अब टीचर मैं की ये रूल तो इसके हिसाब से चले। ये कहता है सब्जेक्ट, तो हम लिख दे सब्जेक्ट क्या है बुआ, अब बोलिए ना। को थोड़ा होल्ड कीजिएगा, रहने दीजिए, तो होल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तो अब क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आई। डू या डज में से आई के हिसाब से क्या लिखेंगे, डू। वेरी गुड। अब नॉट तो उतारना ही है, नॉट। V1 क्या बोलना, स्पीक, और इसको इंग्लिश बन गया। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अब इसी अगर डू नॉट को अगर आप लोगों को शॉर्ट में बोलना है बउआ, तो डू और प्लस नॉट को पढ़ते हैं क्या, डोंट। क्या पढ़ते हैं, डोंट, नॉट डोंट। डू प्लस नॉट ये बोला जाता है डोंट, और डज प्लस नॉट पर आ जाता है डजंट। तो आप ठीक है, ये सब तो पढ़ चुके हैं आप लोग, तो आगे बढ़े। हाँ, ये दोनों को हटा करके सिर्फ ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरा मन हो डू और नॉट को हटा के तो सिर्फ डोंट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और डज और नॉट को हटा के डजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी को मैं बोल सकता हूँ आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इसी को बोल सकते आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ओके। हाँ, बोल सकते, जितना बोले उतना प्रैक्टिस उतना अच्छा है आपको। एकदम बोलते रहिए, अपना मन में एकदम भरमाते रहिए, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। समझ रहे हैं ना। अपने मन में सवाल भी कर सकते हैं, ओह डू यू नो स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी आई डोंट स्पीक इंग्लिश, सॉरी आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। समझ रहे हैं। तो जितना बोलेंगे ना आपको लगेगा कि हाँ अब अंग्रेजी सीख रहे हैं, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो अब अगर जिसको अगर नेगेटिव समझ में आ गया हो तो वो इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है, इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब कोई आपसे हाँ या ना वाला सवाल पूछे, जैसे क्या आप खाना खाते हो, हाँ या नहीं, क्या आप मछली खाते हो, कुछ लोग खाते हैं तो कहता है हाँ खाता हूँ, कुछ लोग नहीं खाते कहता है नहीं मैं मछली नहीं खाता, मुझे चलता ही नहीं है कि नहीं। तो ये सब क्या हो गया, हाँ या ना वाला क्वेश्चन हो गया। और कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें पूरा जवाब देना जरूरी होता है कि आप यहाँ क्यों आते हो, उसमें पूरा होता है, आप यहाँ क्यों आते हो, उसमें बोलो तो खाली हाँ बोल के आंसर मिलेगा। आप यहाँ क्यों आते हो, आप बोलो ना हाँ, कोई बोले पागले ना है, हैं आप खाना क्यों खाते हो, तो कोई कहा नहीं, पागल ना समझेगा। तो उसमें क्या होता है कि जवाब देना पड़ता है। आप खाना क्यों खाते हो, भाई मैं अपने सेहत के लिए खाना खाता हूँ। आप यहाँ क्यों आते हो, मैं पढ़ने के लिए आता हूँ। बात सही कि नहीं। अब इसमें कोई हाँ ना बोल के निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है। लेकिन इसमें हाँ ना बोल के निकल सकते हैं, समझ रहे हैं। क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हो, नहीं। क्या मछली खाते हो, नहीं। क्या मटन खाते हो, हाँ, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हाँ ना कर सकते हैं, लेकिन WH वाला में वो सब पूरा जवाब बोलना पड़ेगा। तो जब ये हाँ या ना वाला सवाल करे, समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंटरोगेटिव, ओके। तो उसका रूल होता है, वो इंटरोगेटिव का रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हंसुआ छाप, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। हाँ क्वेश्चन मार्क या मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब क्या है कि अब इसमें पहले क्या निकल के आ जाएगा, जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। तो अब देखो बउआ, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, जवाब दो, बोलते हो। तो जवाब क्या है, एक ही लाइन का है, ऑब्जेक्टिव है, यस या नो, है कि नहीं। तो अगर मैं पूछूं अंग्रेजी क्यों बोलते हो, आप बोलो यस, है गधा कहीं। तो अब देखिए रूल क्या कहता है बुआ, डू या डज दोनों में से हमें पहले एक को लगाना है। वो किसके हिसाब से लगाएंगे, ये भाई साहब के हिसाब से, ठीक है ना। ये दोनों में से ये किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब दोनों में से जो लगाएंगे वो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है पहले, सब्जेक्ट क्या है, तो पहले आपका लिख देते हैं, ये लो, ठीक है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, डू या डज, तो लिख देते हैं डू। अब सब्जेक्ट लिख ही दिए हैं, वर्ब क्या है, स्पीक, ए लोल कहीं का। तो हम लोग बोलते खन बहुत जा उड़ा देंगे, यहाँ V1 लिखा हुआ है तो स्पीक्स क्या है बोल रहे हो। और उसके बाद क्या है, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश, सही है, अब सही है, ठीक है ना। अब हमारे हिंदू समाज में क्या है कि कोई लड़की शादी कर ले सिंदूर बिना सिंदूर के घूमे तो क्या कहेगा उसको, बदतमीज कहेगा ना, हाँ कहेगा कि नहीं कहेगा। अब हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है कि अगर कोई